प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में। हमारे यहाँ इंटरनेट पिछले कई दिनों से बंद और लगातार बंद। पहले मैं जब छोटा था तो उस समय हमारे यहाँ लालू जी की सरकार थी और उस समय मैंने एक बात गौर करी थी कि हर कुछ दिन के बाद आज बिहार बंद है, आज बिहार बंद है, आज बिहार बंद है। हमेशा बिहार बंद होता है, लगभग कुछ दिनों पे बिहार बंद होता था। यहाँ भी अभी बहुत दिनों बाद एक चीज़ सुनने को मिला, बिहार बंद है। और इस दौरान मतलब पिछले करीब 5-6 दिन तो हो ही गए। उसका असर, नुकसान संपत्तियों का और रेलवे और पता नहीं क्या क्या। इसके बाद एक दिन मुझे सुनाई पड़ा, पापा जी मेरे बोल रहे थे आज बिहार बंद नहीं है पर आज भारत बंद है। मैंने कहा अरे बिहार बंद नहीं है पर भारत बंद है। अब पहले तो बिहार ही बंद होता था, अब भारत भी बंद होने लगा है। पर इस बंद का मतलब क्या है? कुछ भी तो बंद नहीं होता, पर कुछ चीज़ें बंद हो जाती हैं। और जब बहुत चीज़ें बंद होने लगती हैं तो बहुत चीज़ें खुल जाती हैं, पर खुलती कुछ भी नहीं है, सिर्फ बंद होकर रह जाती है। ये बात न तो आपको समझ में आएगी और ना मैं आपको समझाना चाहता हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, वापस अपने ट्रैक पे आते हैं और ये बंद और खुले के खेल को बंद ही कर देना चाहिए। इससे आप वापस 20 साल पीछे चले जाते हैं और खुद को, जो लोग ये कहते हैं कि अब समाज बदल गया, दुनिया बदल गई, लोग बदल गए, विचार बदल गए, इंटरनेट ने सब कुछ बदल डाला है, कहाँ बदला है? 3 दिन से मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, ऐसा लगता है जैसे दुनिया खत्म है। पर मैंने इसको छोड़ करके जो चीज़ अपने परिवार को दिया है, जो मौके और जो समय अपने परिवार को दिया है, उसको इसमें बशा इंटरनेट कभी नहीं देता है। गौर से समझने की बात है। हमने वो छोड़ा है जिसको कभी छोड़ना ही नहीं था। और ये पता नहीं ये बंद और चालू का खेल कब बंद होगा। सच्ची बोल रहा हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्य। हाँ, कोई और था जो एक कोई है भद्र पुरुष, पता नहीं, कुछ दिन पहले मैंने उनके एक कमेंट पढ़े थे कि आप ये जो बोलते हैं, जैसे मेरे कुछ शब्द हैं, जैसे जय जय श्री कृष्ण। मेरे कार्यक्रम के जितने दर्शक हैं वो सब जब भी फ़ोन करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो सबसे पहले नमस्कार से पहले जय श्री कृष्ण बोलते हैं। और बहुत अच्छी बात है। लिखते भी हैं तो जय श्री कृष्ण लिखते हैं। व्हाट्सएप पे जब कभी भी उनका कमेंट आता है, व्हाट्सएप पे जब कभी उनका मैसेज आता है तो जय श्री कृष्ण लिखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। उसके अतिरिक्त वो लोग जब लिखते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं, पंडित जी आप बोलते हैं एक बात बताऊं, एक बात बताता हूँ, वो मेरी बात है, वो मेरे जो है वो शब्द हैं जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ मैं बोलता हूँ। ये सब चीज़ें हैं। आइए, हावड़ा वेस्ट बंगाल की कुंडली 27 मार्च 1986 और इनके कुछ सवाल से मिला दूं आपको। यूं झट से आपको पंचांग पढ़ के बता देता हूँ। मैं आपको इनकी कुंडली के 5 अच्छी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में, मुझे लगता है कि हमें वो कुंडली क्या देने वाली है, हमारी उस कुंडली में क्या क्या चीज़ें अच्छाई के रूप में उपस्थित हमें भगवान के द्वारा दी गई है। जैसे कि अगर मैं कभी यात्रा में गया तो मेरे माता पिता के द्वारा मुझे कौन सी चीज़ दी जा रही है रास्ते में खाने के लिए, तो ध्यान से समझिए। तो जब कभी भी आप यात्रा में जाते हैं तो आपके माता पिता एक टिफ़िन बॉक्स में आपके लिए कुछ खाने की चीज़ें रखते हैं। उस टिफ़िन में अगर कुछ भी बना हुआ है बिना मन का, या माता जी की तबीयत खराब नहीं थी या तबीयत खराब थी तो उन्होंने कुछ भी बना के रख दिया कि चलो कुछ भी तो खा लेगा, पर अगर वो बहुत अच्छा रहा, जो आपके मन के पसंद का रहा, तो बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत भाती है, जो आप खाना पसंद करते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। तो एक जिसको कुछ भी मिल गया और एक उसी टिफ़िन बॉक्स में
कुछ अच्छा मिल गया जो आपको बेहद पसंद है। यात्रा के दौरान जहां आपको जाना था रास्ते में, वो आपकी मंजिल हो गई, मतलब आपका लक्ष्य हो गया, परिणाम आपका। बीच में आपको जब स्टॉप मिलता है तब आप टिफिन खोलते हैं और देखते हैं, तो एक तरफ आप सोचते हैं अरे ये क्या दे दिया, ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी भूख लगी है तो खाना है। और दूसरी तरफ जब आप टिफिन खोलते हैं तो आपके ही पसंद की कोई चीज उसमें रखी होती है जिसे आप देख करके खुश हो जाते हैं। अब वो क्या था जिसे देख करके आप खुश नहीं होते, और वो चीज क्या थी जिसको देख करके आप खुश हो जाते हैं? वस्तुतः इसके मामले में मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जो चीज देख करके आप खुश हुए थे वो आपका सद्भाग्य था, और आपके ऊपर आपके पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद था। और वो एक सामान्य सी चीज जिसको देख करके आपको कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती है, वो आपका सामान्य भाग्य या फिर सामान्यतया सामान्य आशीर्वाद कह सकते हैं। और टिफिन का खोलना क्या था? आप अगर टिफिन नहीं खोलते तो न तो आपको उसमें से कुछ अच्छी चीज दिखाई देती और न तो आपके पसंद की चीज से आप मिल पाते। इसका मतलब है कि जो टिफिन का खोलना था वो आपका कर्म था। आपने कर्म किया तभी आपको कुछ अच्छा मिला और तभी आपको कुछ अच्छा नहीं मिला। और यात्रा आपके जीवन का संघर्ष और आपके लक्ष्य तक आपके ट्रेन का पहुंचना आपके जीवन का परिणाम। और टिफिन के लिए वो जो मेहनत लगी ढक्कन को खोलने में, वो आपका कर्म है। जीवन भी कुछ ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है, जहां सहयात्री कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बड़े ही इरिटेटिंग हो जाते हैं, कभी हम रास्ते में ही प्रेम कर बैठते हैं और उतरने का नाम नहीं लेते, कभी उतरते समय जो है वो नेत्र छलक जाते हैं और कभी मन खुश हो जाता है, क्योंकि वास्तव में हम जिन्हें देखना चाहते हैं वो हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ बार ऐसी चीजें होती हैं जो बड़े ही बांध लेती है यात्रा में। किसी दूसरे को देखने के इंतजार में ट्रेन में सफर में जो है वो रास्ते में हम किसी दूसरे को दिल दे बैठते हैं, प्रेम हो जाता है, और कई बार हम उससे क्रुद्ध हो जाते हैं। अपने ही लोग हमारे बीच से कई बार उसी सफर में हमें कुछ अच्छी चीजें दिखा जाते हैं और कुछ बार उनका वास्तविक स्वरूप दिख जाता है। आपने कई बार गौर किया होगा कि हम 5 परिवार, एक ही घर के जो 5 लोग हैं वो यात्रा में गए, सफर किया या यात्रा तय करी, कहीं पे घूमने गए, पर वो चेहरा कभी भी उनका नहीं दिखा घर में जो यात्रा के दौरान दिख जाते हैं। कई बार होता है, आपने महसूस करा होगा। तो ये चीजें जब आप कभी अलग जाते हैं तो आपको पता चलता है। इस वजह से हमें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने की आवश्यकता होती है, ताकि हम उनके कुछ विशेष चेहरों को भी पहचान सकें और उनके अंदर तक उन्हें टटोल सके, उनको समझ सके और खुद को भी उन्हें समझने का मौका दे सके। ये जिनकी कुंडली है, इनके बारे में आपको मोटे तौर पे कुछ परिणाम मैं बताता हूं। व्यक्ति अपने फायदे के लिए कुछ हद तक बढ़ सकता है और पति पत्नी का दांपत्य कभी कभी कमजोर हो सकता है। ये एक बात है। इसके अतिरिक्त छोटी छोटी चीजों पे व्यक्ति जो है वो ऑब्जर्वेशन करने वाला है, गंभीरता से अध्ययन करने वाला है। साबुन की डिबिया यहीं रखी है, यहीं क्यों नहीं रखी है? चीजें बिल्कुल ही सजावट से, साज सज्जा से युक्त क्यों नहीं है? इसके बाद घर बिल्कुल ही सजा हुआ क्यों नहीं है? भौतिकी चीजों से लगाव व्यक्ति का बड़ा ही जबरदस्त होता है। शत्रु कभी भी कम होने का नाम नहीं लेते, पग पग पर शत्रु बनते हैं, पर उससे कोई विशेष अंतर नहीं होता, व्यक्ति का काम चलता रहता है। पिता के साथ संबंध कमजोर हो सकते हैं, उसको ठीक करने का पर्याय ढूंढना होगा या फिर उसको ठीक करना चाहिए, या कई बार पिता का स्वास्थ्य या पिता का सुख थोड़ा कम सा मिले। ये ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं, जो आपको पहले ही बता रहा हूं। माता जी के साथ संबंध बड़े अच्छे होते हैं। माता जी का स्वभाव और व्यक्ति मातृत्व होता है, प्रेम करने में पुरुषोचित नहीं स्त्रीयोचित होता है। स्त्रियां प्रेम करने में माहिर होती हैं और जब उनका प्रेम जागृत होता है तो वस्तुतः बड़ा तीव्र होता है और उत्कंठा से युक्त होता है। वो फिर उस दौरान सब कुछ जान जाना चाहती है। इनकी कुंडली में लग्न में शनि बैठे और वो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते।
वृश्चिक लग्न की कुंडली को जब भी आप समझने चलते हैं तो सबसे पहले आपको कुंडली के कारक, अकारक और पापक ग्रहों को समझना होगा। जैसे इस कुंडली के लिए मारक ग्रह के रूप में बुध उपस्थित होते हैं। सबसे पहले मारक कौन बना? बुध, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति हैं। सहायक मारक के रूप में सप्तम और 12वें भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में द्वितीय सहायक मारक के रूप में बुध के बाद शुक्र उपस्थित होते हैं। द्वितीय भाव के अधिपति होने के बावजूद इस कुंडली में गुरु मारक नहीं होंगे, हालांकि उनका कुछ प्रभाव ऐसा रहेगा क्योंकि वो अष्टम इसके साथ बैठे हैं। इस वजह से हमें गुरु की दशा में थोड़ा सावधान होना चाहिए। व्यक्ति का जन्म लग्न 20 डिग्री 24 कला ज्येष्ठा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में, और ये दूसरे चरण का लग्न होगा। जो इस चरण के अधिपति होंगे वो बुध ही होंगे। इसका मतलब ये होगा कि यहां बुध मारक होने के बावजूद भी बुध की दशा जातक के लिए लाभदायक होगी और शनि की दशा में व्यक्ति को भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। शनि इस कुंडली में मारक नहीं होंगे, पर निसंदेह बुध इस कुंडली में मारक, शुक्र द्वितीय मारक और तीसरे पापक भाव के रूप में गुरु का प्रभाव थोड़े से अनिष्ट या नेष्ट परिणाम करने वाले होंगे। क्लियर है? वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सबसे सर्वोत्तम परिणाम सूर्य और चंद्रमा का होता है। चंद्रमा और सूर्य का होता है। चंद्रमा और सूर्य का होता है। तीसरी बार में ठीक है। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए गुरु 2 अच्छे भावों के अधिपति होते हैं, द्वितीयेश होते हैं, चतुर्थ में बैठे हैं, माता से सुख और माता का रोग। और व्यक्ति जब कभी भी अपने बल पर कुछ खरीदना या कुछ कमाना चाहता है उसको दिक्कत होती है। चंद्रमा के साथ केतु का 12 में जाना और डिग्री में बिल्कुल ही क्लोज होना, 6 डिग्री के केतु 4 डिग्री के चंद्रमा, यहाँ पे बिल्कुल ही निकटस्थ संबंध, और चित्रा नक्षत्र के मंगल रोगदायक होते हैं। इस वजह से पाइल्स की समस्याएं, अल्सर की समस्याएं, किडनी से संबंधित समस्याएं और कई बार पेट में जितनी भी बीमारियां होती हैं उसका प्रभाव व्यक्ति को देखने को मिलता है। अगर रोग व्याधि की बात करते हैं तो चतुर्थ भाव, छठे भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं, और चतुर्थ भाव जो है वो बिल्कुल ही निसंकोच ठीक बना है क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं और लग्न पे किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। यानी कि चतुर्थ भाव के अधिपति पे किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन चतुर्थेश पापक ग्रह के बीच में जरूर आ रहा है, मतलब पीछे केतु आगे मंगल। इस अवस्था के आधार पर हमें हमारे जीवन में कई बार गलत लोग आ सकते हैं, गलत लोगों से हमारा मिलना हो सकता है, स्त्रियां विपरीत के प्रति आकर्षित होने का भाव, हमारा मन विक्षिप्त और विक्षिप्तता के कगार पे जाता है, बहुत ज़्यादा भौतिक सुख संसाधन के पीछे व्यक्ति लिप्सा में लीन रहता है। इन सब चीज़ों को आप प्रोग्रेसिव हैं, प्रोग्रेस करना आपको बड़ा अच्छा लगता है, पर कई बार व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझ करके अपने दुश्मन खड़े कर लेता है, या कई बार उसको अपने आप पे काम करने की आवश्यकता है। निसंदेह वो बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता, पर कुछ मामले में उसे करना पड़ता है। ये जीवन के कुछ भाव हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के पास लोगों के बहुत ज़्यादा मित्र नहीं होते, पर जो होते हैं वो ठीक ठाक होते हैं। बहुत ज़्यादा मित्र व्यक्ति बना भी नहीं पाएगा, और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात नहीं है। हमें हमारे समाज में जहाँ भी देखे वहाँ मित्र नजर आने चाहिए, शत्रु नहीं। इन सबके अतिरिक्त आपकी कुंडली में चंद्रमा चित्रा के बैठे हैं, रोग व्याधि आदि से संबंधित समस्याएं न हो इस वजह से, क्योंकि छठे भाव के अधिपति का द्वितीय में जाना आपको ऋण में डाल सकता है और व्यापार में, और कई बार आपके शत्रुओं में वृद्धि के संकेत दे सकता है। लग्न और चतुर्थ इन दोनों भावों को या इनके अधिपतियों को अगर पापकर्त्री लग जाता है तो कई बार व्यक्ति के नेचर पे काम करने की आवश्यकता अधिक हो जाती है। मतलब मेरे कहने का सीधा सा है कि आपको खुद पे अभी और भी काम कर लेने की आवश्यकता है। 45वें वर्ष में, 42वें वर्ष में, 57वें वर्ष में, 62वें वर्ष में कुछ ऐसी बीमारियां निकल आती हैं जो खत्म नहीं होती, और आप उसको खत्म करने के बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए। कई बार ये उम्र जैसे जैसे बीत रहे हैं वैसे वैसे मृत्यु तुल्य कष्ट बढ़ते रहेंगे और छोटी छोटी समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ता है। अब इसके लिए किसी भी समाधान की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होता है। इसके लिए आपको निरंतर ही बजरंगबली की पूजा करते रहने की आवश्यकता है।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। अब मैं आपको इनकी कुंडली के पंचांग पे लेके आता हूँ। चुपचाप ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए। चैत्र और फाल्गुन माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो प्रेमी किस्म के होते हैं, और कई बार ऐसा मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं। इनके जीवन में सामने सिर्फ अपनापन दिखता, अपना ही दिखता है। वो कई बार बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टिव नहीं होते। मतलब प्रोजेक्टर क्या करता है, किसी भी चीज़ को बड़ा बना करके दिखाता है। मतलब इनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बड़े लेवल पे नहीं दिखती, फोकस थोड़ा छोटा होता है, जहां इनके कुछ ही लोग इनमें दिखते हैं। इसको अगर ब्रॉड माइंडेड होकर के सोच लिया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपके देखने का तरीका सिर्फ आपके परिवार तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, उसमें और भी लोगों को जिनको सहायता की आवश्यकता है, समाज के निम्न कोटि के वर्ण के लोगों को और प्रत्येक वर्ग के लोगों को आपको उसमें शामिल करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि आपसे बहुत सारे लोग लाभान्वित हो सकते हैं और आपको उनसे लाभ मिल सकता है। तो अपने आप को कभी भी संकुचित मत करिएगा। अपने मित्रता और मित्र के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रेम आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वजह से व्यक्ति के पत्नी को, व्यक्ति के पुत्र को और व्यक्ति के पिता को, माता को हमेशा ही इन्हें प्रेम देना चाहिए। उत्तरायण में जन्मे हैं आप, आत्मबल बहुत अच्छा है। इस वजह से शुभ ग्रहों का प्रभाव बिल्कुल ही संतुलित है और बेहतरीन है। इसका सबसे ज़्यादा समुचित लाभ आपको इस मामले में मिल सकता है कि आपकी वाणी, आपका प्रभाव, आपका धन, आपका आत्मविश्वास, आपकी महत्वाकांक्षा और आपका बेहतरीन होना ये आपके पास ही रहता है। मतलब वो कभी भी आपसे दूर नहीं होता। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में गुरुवार को आप जन्मे हैं, ये गंभीरता, ये थुलथुलापन, ये विचारों में नास्तिक भाव और एक ऐसा जो है वो उत्तेजना, एक मतलब ऐसी उत्तेजना जो कभी भी आपको कहीं पे भी कुछ भी करने को मजबूर कर देती है, जिस पे पार पाना आपके लिए बड़ा कठिन होता है। मतलब जो भाव अंदर दिमाग में बनते हैं, कई बार आप उसको तुरंत ही प्रकट कर देना चाहते हैं। उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता, महसूस कर लेने की आवश्यकता है। कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, ये बहुत अच्छा होता है और ये बहुत अच्छी बात है इस मामले में कि आपके पास धन और आपके पास वैभव, इसकी कमजोरी नहीं होगी। और कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से देर से ही सही पर व्यक्ति को संतति हो जाती है। व्याघात योग नुकसान दे सकता है और कई बार आपको थोड़ा विचार करने को मजबूर करता है या विचार करने को कहता है। मंथन करने की आवश्यकता है, बोलने में, निर्णय देने में, निर्णय सुनाने में, यात्रा में, लोगों पे भरोसा करने में, कोई भी किसी को धन देने में, धन के लेन देन में, व्यापार में बहुत ज़्यादा किसी पे तुरंत ही भरोसा करने पे, ये आपको इंडिकेट ये कर रहा है कि नहीं, आप जल्दी ही किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। मतलब आप तो हैं पर सामने वाला उतना नहीं है। उसके अतिरिक्त शूद्र वर्ण और राक्षस गण के आप जन्मे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास ज्योतिष और ज्योतिष जैसे विज्ञान पे आपकी पकड़ बड़ी अच्छी हो सकती है। आप बहुत अच्छे तरीके से, हालांकि आप किसी को वक्त नहीं देते कई बार, और बोलना पसंद करते हैं। लेखन क्षमता आपकी अच्छी है, आपका ऑब्जेक्टिव होना बहुत अच्छा है, आप बहुत ही डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं और काम करना आपको बड़ा अच्छा लगता है। एकांत, शांत, अपनी बात रहे, जहां आपकी कलम मजबूती से टिक जाए, वो पेज आपको पसंद है। लिखना और अपनी बात को बहुत ही मजबूती से रखना, तार्किक होना, समझदार होना, अनुभवी होना, ज्ञानी होना, वशिष्ठ होना, दर्शन जीवन का थोड़ा अलग है, किसी भी चीज को देखने का नजरिया अलग हो सकता है कि आपके पूर्वजों से आप बिल्कुल ही विलग हों, ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। दाम्पत्य पे विशेषतया ध्यान देने की आवश्यकता है। पिता के साथ संबंधों पे कमजोरी ना हो, इसकी आवश्यकता होगी। माता को और माता के स्वास्थ्य पे आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सब चीजें मूलतया हैं। अब आपको मैं इनकी कुंडली की 5 सबसे अच्छी बात बताने से पहले, पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या है, इनका चंद्रमा बहुत अच्छा है, जो शुभग्रह है, जो इनको धन की समस्या नहीं होने दे। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति भौतिकीय और भौतिकीय लक्षणों से युक्त है, भौतिकता से भरा पड़ा है। कपड़े, जूते, बहुत सारी चीजें जो भी देख लेना है, मतलब होता है ऐसा। घर, गाड़ी, बंगला, इन सब चीजों में व्यक्ति फंस जाता है।
हालांकि एक लेवल पे आने के बाद उसको ये सब चीजें कम आकर्षित कर पाती हैं, और वो जैसे जैसे वृद्ध हो रहा है वैसे वैसे इन सब चीजों से इनकी माया जो है वो, क्योंकि शनि की दशा चल रही है, गौर करने की बात है। शनि की दशा जैसे व्यक्ति के जीवन में एंट्री लेगी वैसे वैसे व्यक्ति जो है वो प्रवृत्ति वाले मार्ग से हट करके निवृत्ति की तरफ भागता है। मतलब उसको अब बहुत सारी चीजें खींचती नहीं है और बहुत सारी चीजें अब आकृष्ट नहीं करती। अब उसको जीवन की सच्चाई कई बार इसी दशा काल में पता चल जाएगी। और यहाँ पे कुछ लोग जो बहुत सालों से आपके साथ थे वो अब छूटेंगे। कुछ लोग जो जिन पे आप बहुत ज्यादा भरोसा करते थे वो अब निकलने वाले हैं। अब उनसे जो है वो किसी भी तरीके से पैचअप कर लेने की आवश्यकता है, या उनसे अगर क्षमा मांगने की बात हो तो बिल्कुल मांग करके आगे बढ़ जाने की आवश्यकता है। ये वो दशा है जहां पे आपको कुछ लोग लूटेंगे, कुछ नुकसान करेंगे, कुछ आपसे फायदा उठाना चाहेंगे, और ये वास्तव में यही वो दशा होगी जहां पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो जीवन पर्यंत आपके साथ भी रहेंगे। तो इस दौरान कुछ लोग छूटेंगे जरूर जो आपके साथ 40 साल से, 30 साल से, 32 साल से, 5 साल से, 10 साल से आपके साथ है। पर वस्तुतः वो जब छूटेंगे तो उनका पकड़ना और वास्तव में फिर से वापस आना बहुत ज्यादा मजेदार नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि वो अगर छूट रहे हैं या फिर अगर वो छूट गए हैं तो निस्संदेह उनका जाना बिल्कुल सही था, और उसके लिए आपको अपने आप को और ना तो किसी को दोषी ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपकी कुंडली की 5 अच्छी चीजें बता देता हूं। सबसे पहले अगर चर्चा करते हैं लग्न के अधिपति धन भाव में, और गौर करिए तो उस धन भाव के ऊपर राहु की दृष्टि है जो कि जन्म कुंडली में शत्रु के घर में पहले से बैठे हैं। यानी कि जन्म कुंडली में राहु की दृष्टि जन्म कुंडली के लग्नेश के ऊपर जो कि धन भाव में बैठे हैं, और लग्न में शनि का बैठना जो कि चतुर्थ भाव के अधिपति हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति का लग्न में जाना लग्न के पीछे पापकर्त्री, लग्न को पापकर्त्री और चतुर्थ भाव के अधिपति को पापकर्त्री। हालांकि चतुर्थ भाव के अधिपति स्वग्रही है, और स्वग्रही नहीं मतलब अपने ही नक्षत्र में है, इस वजह से इनके पास एक अतिरिक्त बल रहेगा। पर वो 15 डिग्री 59 कला के हैं, अवस्था तो उनकी बहुत ऊंची है और अच्छी है। मंगल अगर लग्न के अधिपति हैं 13 डिग्री से ऊपर होते तो कुछ अच्छे परिणाम दे सकते थे, पर वो नीचे हैं मतलब 6 डिग्री के हैं, इस वजह से वो थोड़े से कंफ्यूजन में रहेंगे। हालांकि यहाँ पे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा कठोर या कई बार सुनने वाला नहीं होता है, मैंने इस वजह से ही वो बात कही थी, सुनने वाली। और यहाँ पे केतु जो कि 12 में है, जहां जो पहले से ही चंद्रमा को ग्रहण लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले अपने भाग्य को, अपने जीवन में धर्म को और अपने जीवन में अपने बड़े बुजुर्गों का आदर शामिल करना होगा। क्योंकि दशम भाव के जो बाद की बात है, दशम भाव का सुख या उपभोग, इस भाव का मजबूत होना मतलब क्या होगा। अगर आप गौर करें तो जो केतु है वो किसे ग्रहण लगा रहे हैं, चंद्रमा को, और वो चंद्रमा कौन है, भाग्य भाव के अधिपति। और भाग्य भाव क्या होता है, पिता का उपभोग, यानी कि पिता के उपभोग को ग्रहण लगी है बात। और चंद्रमा कौन है, भाग्य, यानी कि पिता के उपभोग को ग्रहण लगता है, और दूसरा आपके भाग्य को ग्रहण लगता है, आपके पूर्वजों के आशीर्वाद को ग्रहण लगता है, और आपके करियर को कई बार ग्रहण लग जाता है, जहां पे कई बार डिसकंटिन्यूटी सी बनी रहेगी, रेगुलरिटी नहीं रहेगी। ये पहली बात है। मानसिक क्षति होती रहे या मन को रिपेयर करना पड़ता है, उसको उसकी जो टूट फूट है उसको एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता पड़ती है, समझ रहे होंगे। मतलब उसमें क्षति संभव है। कैसे, विचारों में, व्यवहारों में, स्वभावों में, भावनाओं में। आपके विचार जो उठ रहे हैं वो कितने संवेदनाओं से युक्त हैं, उनको कितनी वेदना होती है दूसरों के दुखों को देख करके, या फिर आप सेंट्रलाइज हो जाते हैं या फिर आप डिसेंट्रलाइज होते हैं। आपके विचारों के उठने की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, किसी के दुख को देख करके या किसी के दुख को समझ करके या फिर किसी के रक्त को देख करके। क्या उस दुख को रक्त की आवश्यकता है कि जब वो रक्त देखे तभी दुखी हो, या फिर वो सामने वाले के घावों को देख करके ही परेशान हो जाते हैं। ये किस लेवल का है, तो उसको ग्रहण लगा है, इस वजह से हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है कि आप बहुत जल्दी इमोशनल ना हो, बहुत जल्दी सेंटिमेंटल ना हो और बहुत जल्दी ही इरिटेटिव ना हो। क्योंकि यहां चंद्रमा के ग्रहण लगने का आपके जीवन में कई क्षेत्र से, कई तरीके से आपको प्रभावित कर सकता है। जैसे मैंने बताया, इमोशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको अगर आप छोड़ दें तो कई बार आप बहुत ही बेहतरीन बन सकते हैं। मतलब फिर आप में कोई कमजोरी ही ना रहे। और पीठ पीछे शिकायत करना,
अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट ना कर पाना, बात निकल जाने के बाद दिमाग में जो है वो थॉट्स क्रिएट होते हैं और फिर बोलता है अरे मुझे तो वो बात छूट ही गई, कह देना चाहिए था। ऐसा एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो चंद्रमा रेगुलेट करते हैं उस पे आपकी पकड़ कमजोर हो सकती है। धन के आने की गति, धन के सही जगह पे समायोजन की गति, धन को सही जगह और सही तरीके से निरूपण करने की आवश्यकता इस कुंडली में अत्यंत आवश्यक है। रेगुलराइज धन का ना होना, रेगुलरली किसी काम को ना करना। हालांकि अपने लिए वो व्यक्ति नियम बहुत अच्छे तरीके से बनाता है पर वो खुद फॉलो ना करे, लेकिन दूसरे में वो चीज देखना चाहता है कि हाँ उसने वो काम करे हैं कि नहीं करे हैं जो मेरे द्वारा इंस्ट्रक्शंस उसको दिए गए थे। ये बहुत बड़ी बात है। आप अगर इसमें ठीक से चीजें चल रही होंगी तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि ये शनि की दशा का प्रभाव हो सकता है या फिर गुरु की दशा का प्रभाव हो सकता है, पर वस्तुतः नेचुरली तो आप ऐसे ही हैं। अगर आपने अपने ऊपर काम करा है तो ये नहीं समझे, बहुत अच्छी बात है। धन भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना बहुत अच्छी बात, और लग्न के अधिपति का धन में जाना बहुत अच्छी बात। तृतीय भाव के अधिपति का लग्न में जाना ये पराक्रमी और गंभीर बनाएगा, गंभीर काम करने वाला, और व्यक्ति को बहुत बढ़िया बिजनेसमैन बना देता है। बहुत बढ़िया मतलब बेहतरीन, मतलब उसके सामने एक बहुत अच्छा जो है वो मार्केट मिला हुआ है और प्रोफेशनली वो बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और खास करके इस शनि की दशा में मैं समझता हूं कि इसी शनि की दशा में आपको मजबूती मिलेगी, क्योंकि लग्न कुंडली में भी वो वृश्चिक राशि के बैठे हैं, नवांश कुंडली में भी वो वृश्चिक राशि के बैठे हैं, और दशमांश कुंडली में वो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति उसे देख रहा है, यानी कि गुरु। तो ये अच्छी बात होगी। कई बार व्यक्ति के जीवन में सरकार और सरकार से संबंधित या डायरेक्टली अगर ना भी जुड़ा हो व्यक्ति तो भी इनडायरेक्ट वे में वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए काम करता है और बहुत ही नजदीकी से जुड़ा होता है, नजदीक से जुड़ा होता है। यहां सरकार का मतलब मैं आपके पिता से भी कह सकता हूं। ये चीजें यहां इतनी सारी चीजें। चतुर्थ भाव के अधिपति का चतुर्थ में जाना अपने भाव से, और वहां से बैठ करके तीसरी दृष्टि से पराक्रमेश अपने पराक्रम भाव को देखना, ये अच्छी बात होगी। कम्युनिकेटिव बनाता है और व्यक्ति गंभीरता से अपना काम करता रहता है। माता पिता भाई बहन इन सब का सुख उसको मिलता रहता है, और मैं समझता हूं कि उसके ठीक पीछे मंगल बैठे हैं और ठीक आगे दो शुभग्रह, यानी कि पराक्रम भाव कमजोर नहीं होगा, क्योंकि उस भाव के अधिपति शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है। अपने ही नक्षत्र के हैं, 15 डिग्री के हैं, थोड़े से शिफ्ट होंगे जरूर पिछले भाव में। इस वजह से कई बार जब शनि और चंद्रमा बैठ जाते हैं या शनि और चंद्रमा जब एक साथ निकटस्थ हो जाएंगे, ऐसी अवस्था में मैं खाली इस कुंडली की अगर बात करूं तो कई बार व्यक्ति को हृदय जनित समस्याओं से भी पीड़ित कर देते हैं, और कई बार शनि की दशा में अंतिम स्थिति में मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, जो मैं समझता हूं कि 2031 या एक बार 2034 के बाद हमें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये स्थितियां बनती हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति को पापकर्त्री में जाने से कई बार माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। उसका दूसरा कारण ये होता है कि जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति यहीं बैठे हैं और इस कुंडली के लिए द्वितीयेश बैठे हैं। माता का सुख मिलता है, नेचुरली वो मिलता है और इमोशनली मिलता है, अटैचमेंट होती है उनको। कुछ न कुछ अगर हो रही हैं चीजें, आपको भी कई बार ऐसी बीमारियां मिल जाती हैं जो लगातार अनुवांशिकता के साथ आती है, उस पर भी आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। पंचम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली के चतुर्थ में जाना और केतु की दृष्टि, इस वजह से व्यक्ति के पास अनुभव बहुत अच्छा हो। और एक बहुत अच्छी बात यह होगी कि यहाँ मंगल जो है वो केतु के नक्षत्र में, और वो केतु जो है वो चित्रा के नक्षत्र में, और वो जो है वो वस्तुतः पंचम भाव के अधिपति गुरु को देख रहे हैं। ध्यान से समझिए, मंगल केतु के नक्षत्र में, केतु चित्रा के नक्षत्र में, और चित्रा नक्षत्र जो है वो जन्म कुंडली में, मंगल जन्म कुंडली में, ये देखिए ये दोनों का परिवर्तन योग बना, यानी कि केतु और मंगल, इन दोनों का जो परिवर्तन होगा वो व्यक्ति को अनुभवी बनाने के साथ साथ कई बार डिप्लोमेट भी बनाता है। जहां व्यक्ति बहुत ही शातिर हो जाता है, इतना ज्यादा उसके पास एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, परिस्थिति को समझते वो एकदम बूढ़ा हो जाता है। छोटी उम्र में बहुत सारी चीजें हासिल कर लेना, अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रभाव विकसित करना, किसी के द्वारा खैरात न लेना, और किसी पे भी डिपेंडेंसी उसकी नहीं होती है, या कई बार वो किसी पे भी आश्रित नहीं रहना चाहता है। जोश में आए तो कुछ भी एक ही बार में कर बैठता है, और कई बार वो बड़ा ही शांतचित्त होकर के
चीजों को ऑब्जर्व करना चाहता है, पर वस्तुतः उसके पास वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल से प्रभावित जो उसके अंदर एक अलग तरीके का अल्हड़पन देते हैं, जो उसको कहीं ना कहीं थोड़े से तीव्र बनाते हैं, जो उसको कहीं ना कहीं थोड़े से परिस्थितियों से मारा हुआ बना देते हैं, या जो कई बार उसको आदतन मजबूर कर देते हैं। लग्न में शनि अपना काम करेंगे, जो कई बार विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करवाते हैं, और जिसके लिए व्यक्ति को अभी तैयार रहने की आवश्यकता है। क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए शनि बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति होने के साथ साथ जब वो अपनी यात्रा करते हैं तो उनके भाव में एक तीसरा भाव भी जुड़ जाता है। इस कारण से कई बार वो आपके जीवन के लिए कमजोरी के प्रतीक भी बन जाते हैं। क्लियर है? पंचम भाव के अधिपति का चतुर्थ में जाना और शतभिखा नक्षत्र में बैठना, ये बड़ा अच्छा होगा धार्मिक और प्रबुद्धता के मामले में। ये प्रबुद्ध बना दे, अनुभवी बना दे, सिस्टमेटिक बना दे, लॉजिकल बना दे, और साथ ही साथ व्यक्ति को झूठा और कई बार झूठे लोगों से संपर्क रखने वाला बना दे। इस वजह से आपको इस मामले में भी खुद को सतर्क रखने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। और निस्संदेह ये बात कर सकता हूं कि निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में कई लोग आ सकते हैं जो आपके दाम्पत्य के कमजोरी के कारण बन सकते हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा ध्यान आपको अपने दाम्पत्य पे देने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से उस पर फोकस की आवश्यकता है, नहीं तो ये इसी दशा काल में कमजोर भी हो सकता है। क्लियर है? पंचम भाव के अधिपति का केंद्र में जाना, केंद्र त्रिकोण का योग, बुध के साथ बैठना, पंचम और अष्टम के अधिपति का एक साथ चतुर्थ में जाना, ये थोड़ी बहुत कमजोरी व्यक्ति के एजुकेशन में, व्यक्ति के रिसर्च में, और व्यक्ति जितना चाहता है उतना प्राप्त करने में थोड़ी बहुत मेहनत करवा ही देते हैं। क्योंकि वस्तुतः यहाँ पे सूर्य और शुक्र बैठे हैं, जो कई बार व्यक्ति के जीवन में प्रेम को कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे लोगों से ना मिले, पिता से ना मिले, बच्चों से ना मिले, हालांकि उसका सुख मिलता रहेगा बच्चों वाला, क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति जब बुध के साथ बैठेंगे तो निसंदेह बच्चा बुद्धिमान और भगवान नारायण का भक्त होता है, और साथ ही साथ उनके संबंध थोड़े बहुत कंफ्यूजन से युक्त होते हैं। क्योंकि आप वृश्चिक लग्न के हैं तो कई बार आप उसके लेवल पे आकर के सोच ही नहीं पाते। इस वजह से आपको इस मामले में भी खुद को तैयार करना चाहिए कि आपके बेटे के साथ साथ आपकी उम्र कैसे बढ़ रही है, उसके ही अनुरूप आप बढ़ रहे हैं या नहीं। मतलब आप अपने 80 वर्ष के चश्मे को कैसे प्रत्येक दिन उतार करके उसके लेंस के साथ मैच कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा हो सकता है। मतलब मेरे कहने का है कि कई बार आपको अपने बच्चे के साथ ही अपने आप को भी बड़ा करना होगा, उसके अनुरूप अपने आप को ढालना होगा, और ताकि उसको ये ना लगे कि आप उससे पीछे हैं, या फिर आपकी सोच उनसे नीची है, या फिर आप उसके साथ अपडेट नहीं कर रहे हैं खुद को, या फिर आपने खुद को अपडेट नहीं कर रखा है। ये कई बार ये शिकायतें आपको सुनने को मिल ना सके, इस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूं कि आप उसके साथ ही तालमेल बना करके चलने की आवश्यकता है, नहीं तो ये भाव कंफ्यूज हो जाएगा। दशम भाव के अधिपति अष्टम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं ना यहां, सूर्य और शुक्र, सप्तम भाव के अधिपति, क्षमा करें यहां नहीं, मतलब दशम और सप्तम, ये दोनों सूर्य और शुक्र जो कई बार कंफ्यूजन पैदा करते हैं किस क्षेत्र को लेकर के, यहां और यहां। तो कई बार आपके कर्म क्षेत्र में कुछ ऐसे मौके भी आएंगे, क्योंकि शुक्र जो होता है वो भौतिकीय लक्षणों से व्यक्ति को लेके जाता है, और सूर्य जो होते हैं वो व्यक्ति को थोड़े से पुरुषार्थी बनाते हैं, और शुक्र जो है वो व्यक्ति को भौतिकवादी बनाना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में सूर्य का मुंह टेढ़ा हो जाता है, और वो चाहते हैं कि मेरे साथ एक ऐसा परमार्थिक ग्रह बैठे, जैसे गुरु, जैसे मंगल, पुरुषार्थी, जो ठीक मेरे ही तरह, मेरे ही प्रतिबिंब को मेरे ही जैसा प्रतिबिंब धारण करता हो। लेकिन शुक्र की जो प्रतिबिंब बनती है वो थोड़ी उलट जाती है। मतलब वहां पे शुक्र जो है वो ये कहते हैं कि जातक को थोड़ा जो है वो विलासी बनाया जाए, पर सूर्य वहां पे कंठाग्र ये करने का प्रयास करवाते हैं कि नहीं, व्यक्ति को अपना पाठ पढ़ना ही होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। यहीं पे दोनों में भाव में गड़बड़ी पैदा होती है, जो कहां पैदा हो सकती है, आपके और आपके पिता के बीच में, या आपके और आपके पुत्र के बीच में। यहां पे रिसर्च की आवश्यकता होगी। रिसर्च की आवश्यकता कहने का मतलब है कि आपको यहां पे काम करने की आवश्यकता होगी। निश्चित रूप से यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ध्यान, गौरव, आपका जो प्रभाव है, ये सब थोड़े थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। 13 डिग्री के सूर्य बहुत अच्छी स्थिति, चंद्रमा कंफ्यूजन में है, याद रखिएगा, और शुक्र यहाँ पे 29 डिग्री के ढलान की तरफ, लग्न 20 डिग्री का मध्यम बली, बुध की दशा अच्छी जाएगी,
शनि की दशा भौतिकीय और सुख संपत्ति आदि देने वाली। गुरु की दशा में मानसिक शांति मिलेगी, लाभ बढ़ेगा और संतान की प्राप्ति होती है और कई बार विवाह आदि के कृत्य होते हैं। व्यक्ति जीवन में सब कुछ पाने के लगभग करीब होता है। शनि की दशा में आप भौतिकीय सुखों में घर, वाहन आदि खरीद सकते हैं। पर सूर्य और शुक्र का वहां बैठना डिग्री में 13 और 29 डिग्री के हैं। उत्तरा भाद्रपद के शनि के नक्षत्र में और रेवती के शुक्र बैठे हैं। अब मैं आपको एक बात बड़ी अद्भुत बताऊं कि दरअसल नवांश कुंडली का जब पंचम भाव बन रहा है, ध्यान से समझिएगा मेरी तरफ देख के, नवांश कुंडली का जो पंचम भाव बन रहा है वहां पे मंगल, बुध और राहु आपको क्रिएटिव बनाते हैं। आपको बनाने के साथ साथ आपकी पत्नी को भी कुछ ना कुछ करवाने के लिए कहते हैं। अगर वो नहीं कर रही है तो निस्संदेह उनको भी इस बात पे विचार कर लेना चाहिए कि वो कुछ कर लें। जैसे वो कुछ भी कर लेंगी तो कुछ ना कुछ उनको मिल जाएगा और निस्संदेह ये बात यहाँ बन रही है। वहां पे जो डिग्री बनी है आपकी कुंडली में, सूर्य 13 डिग्री के, गुरु 14 डिग्री के और जो स्थिति शुक्र की बनी है वो 29 डिग्री के हैं। कोई भी ग्रह अस्त नहीं होगा, पर आपकी कुंडली में शनि वक्री हैं और बुध वक्री हैं। अब एक बात आपको बड़ी अद्भुत बता दूं कि सूर्य जो है वो 14 डिग्री के और बुध जो है वो 24 डिग्री के। यहां देखिए, गुरु जो है वो 14 डिग्री के, बुध जो है वो 24 डिग्री के, सूर्य जो है वो 13 डिग्री के। ऐसी अवस्था में किसी को भी सूर्य ने अस्त नहीं करा है। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में लगभग जितने भी भाव हैं वो सारे के सारे एक्टिव हैं और सारे के सारे अच्छे हैं। गुरु के ऊपर केतु की दृष्टि अगर नहीं होती तो ये और भी अच्छे हो सकते थे। चंद्रमा के साथ अगर केतु का बैठना नहीं होता तो आप और भी कंफ्यूज नहीं होते और वस्तुतः आपके दिमाग में बहुत सारा जो केमिकल लोचा बनता है वो और भी नहीं बनता। मैं स्पष्ट बात बोल रहा हूं, आपको अपने ऊपर काम करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि ह्यूमैनिटी के बेस पे स्वार्थ, छोटी छोटी बात, एकदम छोटी छोटी जो चीज आपको परेशान करती है, छोटी बात, छोटी चीजें आपको परेशान कर जाती हैं। बड़ी चीजें आपको कभी भी परेशान नहीं करती, पर छोटी छोटी चीजें आपको परेशान करती हैं। नुक्ताचीनी मत करिए, पीठ पीछे किसी की बुराई मत करिए। ये सब चीजें आप में है नहीं, क्योंकि आप वस्तुतः ब्रॉड माइंडेड हैं। क्योंकि वृश्चिक लग्न वाले बड़े ही दारोमदार से युक्त होते हैं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री। तो ये बात मैंने कही। छठे भाव के अधिपति का द्वितीय में जाना ये दारिद्र दोष पैदा करेगा। हालांकि उसकी पूर्ति, जो दारिद्र दोष हो रही थी उसकी क्षतिपूर्ति यहाँ पे एकादशवें भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना कर देगा, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति के साथ वो बैठ रहे हैं और गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पे बुध की ही राशि पे जा रही है जिसके साथ वो बैठे हैं। इसका मतलब है कि जो जन्म कुंडली का धन भाव का अधिपति है और पंचम भाव का अधिपति है वो अष्टम में देकर के आपको नैसर्गिक रूप से धार्मिक बनाएगा और उसकी दृष्टि यहां भी है। लेकिन कई बार व्यक्ति जो होता है वो उलझा हुआ रहता है जिम्मेदारियों से, इस वजह से कई बार उसका जो आध्यात्मिक विकास होता है वो थोड़ा अवरोधित हो जाता है। यानी कि चंद्रमा वहां बैठ करके आपका मन लगाना तो चाहते हैं पर वहां ग्रहण भी है, क्योंकि छठे भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल द्वितीय भाव में जाकर के आपके विचारों में क्रोध और विचारों में जल्दबाजी या विचारों में एक राजनीति डाल रहे हैं और उस पर राहु का प्रभाव आपको कई बार एक्सट्रीम बना देता है। मतलब वो रेगुलर एक जैसा भाव रहे अगर भक्ति का तो बड़ा अच्छा रहे, पर वो कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। हालांकि मैं इस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता कि मैं जो ये बोल रहा हूं वो बिल्कुल सही है, लेकिन काफी बार ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। इस वजह से अगर ऐसा होगा तो निसंदेह उस पर नियंत्रण की आवश्यकता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि राहु वहां तुला को देख रहे हैं, चंद्रमा वहां तुला के बैठे हैं और तुला राशि जो है वो वस्तुतः व्यावसायिक राशि होती है, पर गुरु और राहु दोनों का देखना आपको धार्मिक और धर्म के रास्ते पे लेके जाने का काम कर रहा है। ये बात मैंने यहां तक कही। सप्तम भाव के अधिपति होने के साथ साथ मैंने शुक्र के बारे में कही, यहाँ पे वो सहायक मारक होंगे और वस्तुतः वो आपकी कुंडली में बैठे हैं। कहां? शुक्र जन्म कुंडली में पंचम भाव में, सप्तमेश का पंचम में जाना और सप्तम भाव पे किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं, मंगल लेकिन देख रहे हैं जो इस कुंडली के लिए लग्नेश होते हैं। तो सप्तम भाव के अधिपति के ऊपर मंगल की दृष्टि व्यक्ति को कई बार खुद का कारोबार करवाती हैं और व्यक्ति खुद के कारोबार में बहुत ही सफल होता है। अष्टम भाव के अधिपति का द्वितीय में जाना, चतुर्थ में जाना, ये कई बार आपको अपने बल पे जब भी आप कुछ खरीदना चाहेंगे तो थोड़ी मशक्कत बढ़वाते हैं। वहीं पे आपके माता को बीमारी देते हैं, वात पित्त कफ आपकी अनकंट्रोल्ड हो सकती है, ऐसे चीजों पे ध्यान देना चाहिए। नवम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में 12 में जाना भाग्य के प्रभाव और भाग्य के कमजोर होने का प्रमाण देते हैं। पिता के सुख और पिता के स्वास्थ्य को कमजोर करने का प्रभाव करते हैं, हालांकि उनका सुख ज्यादा प्रभावित है।
दसम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में पंचम में आना, ये योग कारक स्थिति, और मैं समझता हूं कि ये सबसे ज्यादा अच्छी बात होगी आपके यश, कीर्ति, मान सम्मान, और कई बार आपको बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी बनाने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे। निश्चित रूप से यहाँ पे सूर्य जो है वो उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं, और शनि जो है वो जन्म कुंडली में वृश्चिक के वर्गोत्तम बलवान होकर के आपको बहुत ही ज्यादा गंभीर और कई बार दूसरों की हंसी उड़ाने वाला बना देते हैं। कई बार आप बहुत जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होते, और आपकी जो अपनी एक इमेज होती है वो कभी भी ध्वस्त नहीं होती है, वो हमेशा बरकरार रहती है। ये अच्छी बात हो सकती है। एकादशवें भाव के दशम भाव के अधिपति का पंचम में जाना, ये बहुत बढ़िया होगा आपके पिता के दृष्टिकोण से भी और उनके कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से। हालांकि आपने जो भी चीजें करी हैं उसमें थोड़ी बहुत पिता के सहयोग के बाद आपने बाकी चीजें खुद से ही इकट्ठा करी हैं, और मैं समझता हूं कि यहाँ पे आपके करियर को ये मजबूती ही दे रहे हैं, क्योंकि गुरु और बुध जैसे दो शुभ ग्रहों का प्रभाव, उस भाव से चतुर्थस्थ शनि का बैठना और उस भाव पे शनि की दृष्टि आपको अनुशासित और बहुत ही ज्यादा प्रगल्भित बनाती है, गंभीरता देती है। शनि की 7वीं दृष्टि लाभदायक, शनि की 10वीं दृष्टि बेहतरीन तो नहीं पर थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ आगे बढ़ा देते हैं। एकादशवें भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना, ये महाभाग्यशाली योग बनाएगा, और गुरु के साथ बैठने के कारण आपको कई तरीके से धन कमाने के लिए मजबूर करेगा। और वस्तुतः व्यक्ति अगर चाहे तो सच्चे मायने में बहुत जगह से बहुत तरीके से धन कमा सकता है, और मैं समझता हूं कि ये उसकी सबसे अच्छी बात होगी कि वो अपनी क्षमताओं को पहचाने, अपने अंदर के छुपे गुणों को पहचाने और उस पर काम करने का प्रयास करे। आपकी कुंडली में चंद्रमा थोड़े कमजोर हो रहे हैं, 12वें के चंद्रमा अच्छे नहीं होते। आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल का बैठना आपके प्रभाव और आपकी वाणी को कई बार बहुत ज्यादा कुंठित कर देने वाला या दूसरों को हतोत्साहित कर देने वाला बना रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी कुंडली में आपका पराक्रम हमेशा आपको आगे बढ़ाता रहेगा और कम्युनिकेटिव बनाता रहेगा। केंद्र में 2 शुभ ग्रहों का होना और लग्न में सम संख्या की राशि में पाप ग्रह का बैठना या पाप ग्रह की राशि में पाप ग्रह का वक्री होकर के बैठना कई बार आपको खुद पे काम करने के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं कि व्यक्ति को अभी खुद पे काम करने की आवश्यकता है, जहां वो कई बार स्वार्थी ना हो। हालांकि जब कभी प्रसाद वितरण की बात हो, प्रसाद ग्रहण करने की बात हो, तो व्यक्ति अपने बारे में ज्यादा सोच लेता है। हालांकि मैं एक बात और कहूं कि ये कुंडली मजबूती से आप जब देखेंगे तो गुरु ने सूर्य के भाव को देखा है, गुरु ने चंद्रमा को देखा है, केतु ने गुरु को देखा है। एक अलग तरीके का धार्मिक बना व्यक्ति में है जिसको कि बहुत कम लोग समझ पाते हैं, जिसके बारे में संधान करना, जिसको समझना शायद मुश्किल हो जाता है और कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं कि आपके ही बारे में कई बार आप खुद को ही निर्णय नहीं सुना पाते हैं, और इस वजह से कई बार यात्रा जो है वो थोड़ी टेढ़ी खीर साबित होती है। मतलब अपने आप को और भी ज्यादा लिबरल बनाने की आवश्यकता है, खुद को और भी ज्यादा खुला बनाने की आवश्यकता है, जहां पे आपको लोग आराम से पढ़ सके, और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को और भी ज्यादा लोगों के सामने उपस्थित करने की बारी है। मतलब आप अपने आप को और भी ज्यादा एक्सप्लेन करिए, कंजर्वेटिव नहीं होना है। क्लियर है? अब क्या बताऊं, मैंने धीरे धीरे आपके प्रत्येक भावों पे चर्चा करी। अब इस कुंडली में सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है उस पर चर्चा कर दूं। चतुर्थ भाव के अधिपति का लग्न में जाना, यह सबसे अच्छी बात होगी। माता से और धार्मिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक सुख और भौतिकीय सुख देने वाली हो सकती है। लग्न के अधिपति का धन में जाना, यह महाधनी योग हो सकता है, यह दूसरी सबसे अच्छी बात। तीसरी सबसे अच्छी बात, जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति का पीछे जाना, पंचम में जाना, यह बहुत अच्छी बात होगी। पिता, धर्म, अध्यात्म, करियर, लोग और भीड़, ये आपके पास है। यहां पे गुरु और बुध का चतुर्थ भाव में बैठना आपको विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त करेंगे और कभी भी आपको बीमार नहीं होने देंगे, पक्की बात है। लाभ भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना, यह महाभाग्यशाली योग, और बुध और चंद्रमा का एक दूसरे से नवम पंचम में जाना, यह बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है। सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में षडाष्टक में जा रहे हैं चंद्रमा से, ये कुछ मामले में अच्छी तो कुछ मामले में कमजोरीपन का एहसास। 1, 2, 3, 4, 5 ही घर में सारे ग्रह बैठे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति परिवर्तन बहुत जल्दी उसे पसंद नहीं है और वो बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसको एडजस्ट करने में दिक्कत होती है और वो अपनी शर्तों पे काम करने के लिए जाना जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे, बाकी की चीजें कल बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।